गुड मॉर्निंग दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सब लोगों का स्वागत है केपी कॉलेज के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो प्यारे बच्चों, हमारे प्लेटो चल रहा था, पाश्चात्य राजनीतिक विचारक हम पढ़ रहे थे और उनके प्रमुख थॉट्स, उनके प्रमुख विचार पढ़ रहे थे, जिसके अंदर पहली क्लास के अंदर हमने प्लेटो को पढ़ा था, प्लेटो के जीवन परिचय पढ़ा था, प्लेटो के न्याय पर विचार पढ़े थे और प्लेटो के शिक्षा पर विचार पढ़े थे। आज हम बात करते हैं, वो करते हैं प्लेटो का साम्यवाद का सिद्धांत। यानी प्लेटो ने साम्यवाद के ऊपर क्या सिद्धांत दिया, प्लेटो का साम्यवाद के ऊपर क्या विचार थे, इनके बारे में थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। तो प्लेटो साम्यवाद के बारे में क्या कहता है। प्लेटो की जो प्रमुख पुस्तक है रिपब्लिक के अंदर उन्होंने शिक्षा के साथ साथ साम्यवाद पर भी गहन जो है बहुत ज्यादा प्रकाश डाला है। अपनी पुस्तक रिपब्लिक के अंदर प्लेटो ने शिक्षा के साथ में साम्यवाद पर भी क्या किया है, प्रकाश डाला है। न्याय हेतु केवल शिक्षा सिद्धांत का ही नहीं, अपितु साम्यवाद के सिद्धांत, थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म का भी प्रतिपादन किया है। थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म अर्थात साम्यवाद के सिद्धांत का भी प्रतिपादन प्लेटो ने अपनी पुस्तक रिपब्लिक के अंदर किया है। उसकी यह धारणा है कि शिक्षा द्वारा नागरिकों के चरित्र निर्माण का जो वातावरण राज्य में निर्मित होता है, उसे नवजीवन एवं नवीन शक्ति प्रदान करने का साम्यवाद पूरक साधन है। अर्थात शिक्षा के द्वारा राज्य के अंदर लोगों के चरित्र निर्माण का, लोगों के अंदर अच्छी अच्छी आदतें विकसित करने का जो वातावरण बनता है, उस वातावरण को आगे ले जाने के लिए, उस वातावरण को एक नवीन शक्ति प्रदान करने का जो माध्यम होता है, वो होता है साम्यवाद। प्यारे बच्चों, प्लेटो का साम्यवाद आधुनिक जो हमारे चाइना एवं रशिया के अंदर चलने वाला साम्यवाद है, वो साम्यवाद नहीं था, बल्कि प्लेटो का जो साम्यवाद था वो एक अलग ही साम्यवाद था, जिसके अंदर प्लेटो के साम्यवाद के अंदर जो शासक होता था उसको त्याग करना होता था, उसको अपनी जो भी खुद की भौतिक सुख सुविधाएं हैं, खुद की जो आवश्यकता है, कई वस्तुओं का उन्हें त्याग करना पड़ता था। आगे देखते हैं क्या क्या बातें हैं। प्लेटो की आस्था है कि शिक्षा योजना द्वारा ज्ञानवान शासकों का निर्माण किया जाएगा। प्लेटो क्या कहता है कि व्यक्ति के लिए शिक्षा आवश्यक है। क्यों शिक्षा आवश्यक है? क्योंकि शिक्षा के द्वारा नीति परायण और पढ़े लिखे ज्ञानवान शासकों का निर्माण किया जाएगा। इन शासकों को कुटुंब तथा संपत्ति के प्रलोभनों से मुक्त रखने की आवश्यकता है। जो शिक्षा दे करके, हमने पिछली क्लास के अंदर उच्च शिक्षा एवं प्राथमिक शिक्षा, ठीक है ना, यानी कि शुरुआत के अंदर जो प्राथमिक शिक्षा जो 20 वर्ष, 6 से 20 वर्ष तक, जिसके अंदर स्वास्थ्य की, व्यायाम की और अच्छे चरित्र निर्माण की शिक्षा दी जाती थी। उसके बाद में आगे उच्च शिक्षा दी जाती थी 20 से 35 वर्ष तक, जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। तो उसके अंदर यह है कि शिक्षा के द्वारा एक अच्छे शासकों का निर्माण होगा। और साम्यवाद, यहाँ पे साम्यवाद के अंदर यह है कि उनको इन सुख सुविधाओं से दूर रख के, उनको परिवार, कुटुंब एवं संपत्ति के मोह से दूर रख करके और जो है राज्य को जो है आगे ले जा सकते हैं। यानी कि प्लेटो क्या कह रहा है कि शिक्षा के द्वारा जिन शासकों का निर्माण किया जाएगा, इन शासकों को कुटुंब तथा संपत्ति से, प्रलोभन से मुक्त रखने की आवश्यकता है। अगर ये जो ज्ञानवान व्यक्ति, जो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, ये कुटुंब एवं संपत्ति के मोह में पड़ गए तो ये भी क्या हो जाएंगे, करप्ट हो जाएंगे, भ्रष्ट हो जाएंगे और राज्य के लिए ये अच्छे से कार्य नहीं कर पाएंगे। प्लेटो शासकों के लिए एक ऐसी सामाजिक आर्थिक व्यवस्था प्रस्तुत करता है जिसमें शासकों की न तो संपत्ति ही होगी और न उनके निजी परिवार। प्लेटो इस व्यवस्था को संपत्ति का साम्यवाद तथा पत्नियों का साम्यवाद कहता है। देखो प्लेटो ने क्या कहा है, प्लेटो राज्य के अंदर शासक जो हैं वो अच्छे अच्छी शासन व्यवस्था रहे एवं शासकों के अंदर किसी भी प्रकार की दुर्व्यसन न हो, दुर्भावनाएं न हो। इसलिए उन्होंने कहा कि ये जो शासक होते हैं,
इनको प्राइवेट प्रॉपर्टी यानी कि निजी संपत्ति एवं परिवारों से मुक्त रखना होगा। शासकों को ज्ञानवान यानी शिक्षा प्राप्त दार्शनिकों को, जो दार्शनिक राजा होंगे, उनको संपत्ति से दूर रखना। उनके कोई प्राइवेट संपत्ति नहीं होगी, उनके पास कोई घर परिवार मकान नहीं होंगे, उनको तो उन्होंने कहा है संपत्ति का साम्यवाद। और उनकी पत्नी नहीं होंगे, उनके कुटुंब नहीं होंगे, उनके बच्चे नहीं होंगे, उनको प्लेटो नाम देता है संपत्ति का साम्यवाद। ये जो पत्नियों का साम्यवाद और संपत्ति का साम्यवाद है, इस प्लेटो के साम्यवाद की व्यवस्था कैसे रहेगी, इसका क्या स्वरूप है, इनके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। साम्यवाद की इस नवीन सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्था को प्लेटो केवल दार्शनिक शासकों तथा सैनिकों पर ही लागू करता है। ये जो साम्यवाद की व्यवस्था है, अर्थात संपत्ति एवं परिवार से मुक्त रखना व्यक्ति को, ये किनके लिए होगा? ये दार्शनिकों के लिए और सैनिकों के लिए। आम जो उपभोक्ता है, नागरिक है और जो उत्पादक वर्ग है, वो संपत्ति भी रख सकते हैं और पत्नियां भी रख सकते हैं। उनका कुटुंब, प्राइवेट कुटुंब, खुद का स्वयं का कुटुंब भी हो सकता है। इस व्यवस्था का स्वरूप कैसा होगा? प्लेटो के अनुसार साम्यवाद की व्यवस्था के अंतर्गत संरक्षक वर्ग अपने कुटुंब एवं निजी संपत्ति का परित्याग करेंगे, जिससे कि राज्य संचालन के कार्य में उनके सम्मुख कुटुंब और संपत्ति से पैदा होने वाले मोह उन्हें पथभ्रष्ट न कर सके। कुल मिलाकर बातें ही वो बातें हैं कि जो व्यक्ति शासक वर्ग के अंदर शामिल होगा, अर्थात राजा एवं उनके जो सहयोगी होंगे, जो राज्य के अंदर मैनेजमेंट का, राज्य के अंदर व्यवस्था बनाए रखने का कार्य कर रहे हैं, जो सेना के अंदर रह करके राज्य की सेवा कर रहे हैं, वो व्यक्ति क्या करेंगे? अपनी निजी संपत्ति का परित्याग करेंगे। ठीक है ना? और निजी संपत्ति का परित्याग करने से क्या होगा कि उनके सम्मुख ये कुटुंब ने, परिवार ने, बच्चे ने, संपत्ति, इस प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी और वो अपना सारा का सारा ध्यान राज कार्यों के अंदर दे सकेंगे। जिस तरह शिक्षा का अंतिम लक्ष्य व्यक्ति की आध्यात्मिक उन्नति है, उसी प्रकार साम्यवाद का ध्येय भी शासकों की आध्यात्मिक उन्नति करना ही है। यानी कि शिक्षा का लक्ष्य क्या है? व्यक्ति की आध्यात्मिक उन्नति करना। उसी प्रकार साम्यवाद का ध्येय भी क्या है? शासकों की आध्यात्मिक उन्नति करना। कहने का मतलब राज्य एवं व्यक्ति के विकास के लिए प्लेटो शिक्षा के बराबर साम्यवाद को भी महत्व देता है एवं शिक्षा एवं साम्यवाद दोनों को महत्वपूर्ण स्थान देता है। बात करते हैं साम्यवाद के समर्थन में प्लेटो के तर्क। प्लेटो ने इस साम्यवाद के समर्थन में क्या क्या बातें कही हैं, साम्यवाद के समर्थन में क्या क्या तर्क दिए हैं, उनके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। पहला तर्क तो आता है नैतिक तर्क। ठीक है ना? तो प्लेटो ने जो साम्यवाद की व्यवस्था बताई है, जिसके अंदर शासक एवं सैनिक वर्ग को संपत्ति एवं परिवार से दूर रखना, उनका कोई निजी परिवार एवं निजी संपत्ति नहीं होगी, इसके ऊपर वो अपना नैतिक तर्क देता है कि सामाजिक सदाचार की स्थापना होगी। यानी कि इससे क्या होगा? सामाजिक सदाचार की व्यवस्था होगी। कैसे होगी? ऐसे नैतिक जीवन की उपलब्धि के लिए प्लेटो संरक्षक वर्ग के लिए साम्यवादी व्यवस्था का प्रतिपादन करता है। वो ये मानता है कि इनसे क्या होगा? सदाचार की व्यवस्था होगी। सारांश यह है कि साम्यवाद समाज के नैतिक जीवन के लिए आवश्यक है। यानी समाज के अंदर एक नैतिक जीवन की प्राप्ति के लिए, समाज को नैतिकता के पथ पर ले जाने के लिए दार्शनिक जो राजा होंगे एवं जो सेना है, उनको साम्यवादी व्यवस्था अपनाना जरूरी है। उनको संपत्ति एवं परिवार का परित्याग करना आवश्यक है। दूसरा आता है मनोवैज्ञानिक तर्क। मनोवैज्ञानिक तर्क तो आप सबको ये सीधी सी बात है कि दार्शनिक शासकों एवं सैनिकों को भौतिक वासनाओं से मुक्त रहना चाहिए। यानी कि ये जो भौतिक वासनाएं होती हैं, धन की लालसा
ठीक है ना, इसके अलावा परिवार का मोह, इन सब से क्या रहना चाहिए, दूर रहना चाहिए। न्याय के लिए विवेक और साहस को वासना से मुक्त रहना चाहिए। न्याय के लिए क्या है कि विवेक और वासना जो है ना, इनसे मुक्त रहना जरूरी है। व्यक्ति का साहस और विवेक जो है ना, वो जब वासनाओं से अभिभूत हो जाता है, जब उनके ऊपर वासनाएं जो हैं हावी हो जाती हैं, तब वो क्या है, उनका विवेक कार्य नहीं कर पाता है। इसलिए उन्होंने क्या कहा है कि न्याय की प्राप्ति के लिए व्यक्ति का जो विवेक है, जो साहस है, उनको वासनाओं से, इन बाहरी वासनाओं से, भौतिक वासनाओं से मुक्त रखना चाहिए। केवल साम्यवाद द्वारा ही विवेक का शासन भौतिक प्रलोभनों से मुक्त रह सकता है। और इस विवेक का शासन यानी व्यक्ति के अंदर विवेक और साहस बना रहे, राजाओं के अंदर, शासकों के अंदर, सैनिकों के अंदर विवेक और साहस बना रहे, इसके लिए जो आवश्यक है वो क्या है, वो आवश्यक है साम्यवाद। आवश्यक क्या है, साम्यवाद। बात करते हैं साम्यवाद के पक्ष में उन्होंने व्यावहारिक तर्क क्या दिया है। व्यावहारिक तर्क दिया है कि प्लेटो की यह दृढ़ धारणा है कि शासकों के हाथों में राजनीति और आर्थिक शक्तियों का केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए। यानी कि राजनीतिक और आर्थिक शक्तियां दोनों जो है ना, वो राजा के पास नहीं होनी चाहिए। राजा के पास अगर धन भी होगा और सत्ता भी होगी, तो वो क्या करेगा, सत्ता का दुरुपयोग करके ज्यादा से ज्यादा धन प्राप्त करेगा। अतः या तो आर्थिक पक्ष, या तो उत्पादन के साधन एवं जो धन है उनके ऊपर शासकों का कब्जा होगा, या शासन की जो सत्ता है, ठीक है ना, निर्णय लेने, आदेश देने, आदेशों का पालन करवाने की जो शक्ति है वो शासकों के पास होगी। या तो आर्थिक पक्ष होगा या राजनीतिक पक्ष होगा। राजनीतिक और आर्थिक शक्तियों का केंद्रीकरण राजनीतिक जीवन की शुद्धता अथवा पवित्रता के लिए घातक सिद्ध होता है। यानी कि यही बताना चाहता है कि राजनीतिक एवं आर्थिक दोनों शक्तियां साथ में नहीं होनी चाहिए। राजनीतिक और आर्थिक दोनों शक्तियों का जब एक ही जगह पर केंद्रीकरण होता है, उनसे क्या होता है, इनसे भ्रष्टाचार का जन्म होता है। व्यक्ति अपनी राजनीतिक शक्तियों का फायदा उठा करके ज्यादा से ज्यादा आर्थिक शक्ति अर्जित करने की कोशिश करता है। व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, उसके पास जो कानून की ताकत है, उस कानून के ताकत के द्वारा वो कर लगा लेगा लोगों के ऊपर। इससे क्या होगा, शासक वर्ग में भ्रष्टाचारी एवं स्वार्थी मनोवृत्ति उत्पन्न होगी। शासक जो है वो भ्रष्टाचारी होंगे और स्वार्थी मनोवृत्ति वाले होंगे। देखो क्या होता है, जब एक व्यक्ति वो स्वयं में क्या करता है, उसी का कार्य है कि वो बनावे ये अगला जो आता है वो आता है दार्शनिक तर्क। तो प्लेटो साम्यवाद के ऊपर दार्शनिक तर्क क्या देता है, दार्शनिक तर्क देते हुए कहता है, प्लेटो ने दार्शनिक आधार पर भी साम्यवादी व्यवस्था को उचित माना है। दार्शनिक आधार पर भी वो साम्यवाद को क्या मानता है, उचित मानता है। साम्यवाद का सिद्धांत प्लेटो के कार्यों की विशेषीकरण के सिद्धांत पर आधारित है। साम्यवाद का जो सिद्धांत है वो प्लेटो के कार्यों का जो विशेषीकरण, यानी कि ये उसकी एक विशेष उपलब्धि है। उसकी यह धारणा है कि जिन लोगों के कंधों पर शासन का विशिष्ट दायित्व है, उनका जीवन भी विशिष्ट शैली का होना चाहिए। प्लेटो का मानना है कि जो व्यक्ति शासन कार्य कर रहे हैं, शासन की बागडोर संभाल रहे हैं, वो व्यक्ति आम व्यक्ति नहीं है। उनके कंधों के ऊपर पूरे राज्य का भार है, उनके कंधों के ऊपर पूरे राज्य का भार है। अतः उनका जीवन जो है वो भी विशिष्ट शैली का होना चाहिए। उनका जीवन जो है वो भी खास होना चाहिए। उनका जीवन जो है उनको अन्य लोगों से, उत्पादक वर्ग वाले जो वर्ग हैं, अन्य वर्गों से हट करके उनका जीवन होना चाहिए। ये कुछ प्लेटो ने साम्यवाद के पक्ष में क्या थे, कुछ तर्क दिए थे। प्लेटो ने साम्यवाद के पक्ष में तर्क दिए थे। बात करते हैं प्लेटो के साम्यवाद सिद्धांत की विशेषताएं। प्लेटो ने जो साम्यवादी शासन व्यवस्था बताई है, जो साम्यवाद बताया है, उस साम्यवाद की क्या क्या
विशेषताएं हैं। पहली विशेषता है, यह व्यवस्था राज्य के सभी वर्गों पर लागू नहीं होती, ये केवल दार्शनिक, शासक और सैनिक वर्ग के लिए है, उत्पादक वर्ग के लिए नहीं। यानी कि प्लेटो ने साम्यवाद की जो धारणा बताई है, अर्थात संपत्ति एवं परिवार से मुक्त रखना, वो सिर्फ और सिर्फ किन के लिए है? शासकों के लिए और सैनिकों के लिए। उत्पादक वर्ग अर्थात व्यापारी वर्ग, किसान वर्ग, मजदूर वर्ग जो है, उनके लिए यह व्यवस्था नहीं है। दूसरी विशेषता है, प्लेटो का साम्यवाद समाज के आर्थिक ढांचे को यथावत बनाए रखता है। आधुनिक समाजवादियों की तरह यह उत्पादन के साधनों पर राज्य अथवा समाज का आधिपत्य स्थापित नहीं करता है। समाज का जो आर्थिक ढांचा है, उनके अंदर ये कोई भी प्लेटो का जो साम्यवाद है वो संशोधन नहीं करता है। आधुनिक जो समाजशास्त्री और जो साम्यवादी हैं वो क्या कर रहे हैं? आधुनिक जैसे चाइना एवं रशिया के अंदर जो व्यवस्था है, जिसकी अंदर समाज के जो आर्थिक साधन है, जो उत्पादन के साधन है, उनके ऊपर राज्य का ये कब्जा कर रहे हैं, मगर ये नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे प्लेटो क्या है, जो आर्थिक साधन है उनके ऊपर जो उत्पादक वर्ग है, जो व्यापारी वर्ग है, जो किसान है, वो मजदूर वर्ग है, उनका ही अधिकार वो बता रहा है। एवं उल्टा राज्य की जो व्यवस्था संभालने वाले शासक वर्ग और सैनिक वर्ग है, उनको तो वो इन सब चीजों से बिल्कुल दूर रखने का कार्य कर रहा है। प्लेटो का साम्यवाद समाज में एकता की स्थापना को अपना परम लक्ष्य मानता है। समाज के प्लेटो के साम्यवाद की जो प्रमुख विशेषता है या उनका परम लक्ष्य है, प्लेटो से पूछा गया कि भाई ये साम्यवाद आप क्यों चाहते हो, तो उन्होंने क्या कहा? समाज में एकता की स्थापना करने के लिए वो इसको सही मानता है। समानता स्थापित करना उसका लक्ष्य नहीं है। प्लेटो क्या है? समाज के अंदर, राज्य के अंदर एकता स्थापित करना चाहता है, समानता स्थापित करना नहीं चाहता। उल्टा वो तो क्या कर रहा है? सैनिकों एवं शासकों को विशेष दर्जा दे रहा है, उनको हटके जो है बता रहा है। प्लेटो का साम्यवाद साधुवादी है। कैसा है? साधुवादी है, जिसमें राज्य के श्रेष्ठ व्यक्ति आर्थिक सुख सुविधाओं का त्याग करते हैं। देखो क्या है? साधुवादी। साधु किसे कहते हैं? ऐसा व्यक्ति, समाज का वो व्यक्ति जो राज्य एवं धर्म के हितों के लिए अपनी सुख सुविधाओं का, परिवार का, संपत्ति का त्याग करते हैं। जैसे हम देखते हैं ना, हमारे साधु महात्मा बाबा जी वगैरह होते हैं, सब क्या करते हैं? बिल्कुल उनके कोई परिवार नहीं, कोई कुटुंब नहीं, कोई बीवी नहीं, कोई बच्चे नहीं, सब जो है ये जो पत्नियों का साम्यवाद जो प्लेटो ने बताया इस प्रकार से, ना उनका कोई प्राइवेट खुद का घर है, ना मकान है, ना गाड़ी है, कोई नहीं। यानी कि वो एक जो है ना अलग प्रकार का जीवन जीते हैं, ठीक है ना। अपने व्यक्ति, एक आम व्यक्ति अपने जीवन के अंदर जिन सुख सुविधाओं के पीछे भागता है, जिस संपत्ति और परिवार के लिए वो दिन रात काम करता है, उनके पीछे भागता है, साधु लोग क्या करते हैं? उन सुख सुविधाओं का त्याग करते हैं। तो प्लेटो का जो साम्यवाद है वो साधुवादी है, जिसके अंदर वो बताता है कि जो शासक वर्ग है वो भी साधुओं की तरह जीवन व्यतीत करेगा, वो भी साधुवादी रहेगा, उनके ऊपर कोई भौतिक सुख सुविधाओं का प्रभाव उसके ऊपर नहीं रहेगा। प्लेटो के साम्यवाद का उद्देश्य राजनीतिक है, आर्थिक नहीं। प्लेटो के साम्यवाद का उद्देश्य क्या है? राजनीतिक है, आर्थिक उद्देश्य नहीं है। आर्थिक पक्ष के अंदर किसके पास फैक्ट्री का मालिक कौन, कंपनी का मालिक कौन, उनसे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो तो ये चाहता है कि राजनीति के अंदर कौन है, उन जो शासक वर्ग है वो भ्रष्ट नहीं होना चाहिए, वो जो है एकदम ध्वल होना चाहिए, उसका जो चरित्र है वो उच्च होना चाहिए। ये राज्य की एकता की आकांक्षा करता है, आर्थिक सुधार के नहीं। ये तो राज्य में क्या चाहता है? एकता चाहता है, समानता नहीं, ठीक है ना। जो गरीब अमीरों में के भाई समानता स्थापित कर लो, पूंजीपतियों से धन लेकर के गरीबों में बांट लो, वो ऐसी बात नहीं करता है। वो तो क्या चाहता है? राज्य के अंदर जो है वो एकता बनी रहे, राज्य के अंदर एकता बनी रहे। अब जो ये प्लेटो का साम्यवाद है, इसके कितने प्रकार है? तो मैंने आपको बता दिया है, प्लेटो के साम्यवाद के दो प्रकार हैं। एक तो संपत्ति का साम्यवाद, एक पत्नियों का साम्यवाद। संपत्ति का साम्यवाद और पत्नियों का साम्यवाद। बड़े बड़े रूप में पत्नियों का साम्यवाद क्या है, संपत्ति का साम्यवाद क्या है? तो वही है कि भाई प्लेटो का संपत्ति संबंधित साम्यवाद। संपत्ति के साम्यवाद में यही है कि अगर व्यक्ति के पास प्रॉपर्टी रहेगी, मकान रहेगा, दुकान रहेगी, सारी की सारी चीज रहेगी,
उनको इन चीजों का लोभ होगा तो वो क्या होगा, लालची हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, व्यक्ति लालची हो जाएगा और संपत्ति के लिए अपनी राजनीतिक शक्तियों का गलत फायदा उठाएगा। अतः शासकों एवं सैनिकों को चाहिए कि वो किसी भी प्रकार की निजी संपत्ति न रखें। इन्होंने क्या शब्द लिखे हैं, व्यक्तिगत संपत्ति का उन्मूलन प्लेटो के साम्यवादी विचारधारा का एक अंग है। यानी व्यक्तिगत संपत्ति जिसको अपन कहते हैं प्राइवेट प्रॉपर्टी, उनका उन्मूलन वो नहीं होनी चाहिए। ये प्लेटो की साम्यवाद की विचार संपत्ति के साम्यवाद की विचारधारा का एक अंग है। प्लेटो की धारणा है कि व्यक्तिगत संपत्ति व्यक्ति को स्वार्थी, लालची, ईर्ष्यालु, प्रतिद्वंदी और हीन बनाती है और राज्य की एकता और न्याय को संकट में डाल देती है। प्लेटो क्या कहता है कि व्यक्ति के अंदर जो व्यक्तिगत संपत्ति प्राप्त करने की जो भावना होती है, उसकी जो प्रॉपर्टी और संपत्ति होती है, वो क्या करती है, व्यक्ति को स्वार्थी बनाती है, लालची बनाती है, ईर्ष्यालु बनाती है, प्रतिद्वंदी बनाती है, ठीक है ना, व्यक्ति को हीन बना देती है। और जो शासक वर्ग है उसके अंदर जब ये चीजें होगी, स्वार्थी, लालची, ईर्ष्यालु, प्रतिद्वंदी, हीन, तो क्या है कि वो व्यक्ति राज्य के अंदर न्याय नहीं कर सकता। क्या नहीं कर सकता, न्याय नहीं कर सकता। और जब राज्य के अंदर न्याय नहीं होगा तो उस राज्य की जो एकता है वो संकट में पड़ जाएगी। एकता क्या हो जाएगी, संकट में पड़ जाएगी। अतः प्लेटो कहता है कि राज्य के अंदर एकता बनी रहे, न्याय की व्यवस्था बनी रहे, इस वजह से क्या है कि व्यक्ति शासक स्वार्थी, लालची न बने, अतः उनके पास संपत्ति नहीं होनी चाहिए। अतः प्लेटो अपने आदर्श राज्य के दार्शनिक शासकों और सैनिकों को व्यक्तिगत संपत्ति से वंचित रखता है। अपने जो उनके जो शासक है, शासक कौन है, दार्शनिक शासक। अगली क्लास के अंदर हम दार्शनिक शासकों के बारे में बात करेंगे। इनको वो क्या करता है, धन तथा संपत्ति को अनैतिक कहता है, ठीक है, वो इनको वंचित रखता है। अपने शासकों को क्या करता है, धन और संपत्ति से वंचित रखता है। और धन या संपत्ति को वो क्या कहता है, अनैतिक कहता है। क्या है, अनैतिक है, ये नैतिक नहीं है। ये सिर्फ उत्पादक वर्ग, किसान वर्ग और मजदूर वर्ग के लिए है। आम व्यक्ति के लिए, शासकों के लिए, सैनिकों के लिए वो संपत्ति एवं इन चीजों का कोई जरूरत नहीं है। व्यक्ति के हाथ में संपत्ति और शासन की शक्ति रहने से वह पथभ्रष्ट होकर भीषण परिस्थितियां उत्पन्न कर सकता है। जब व्यक्ति के पास में शासन की बागडोर होगी, राजनीतिक शक्तियां होगी और साथ साथ में उसको संपत्ति की लालसा भी होगी, तो वो क्या होगा, पथभ्रष्ट हो जाएगा और भीषण परिस्थितियों को उत्पन्न कर लेगा। ऐसी परिस्थितियां जो राज्य एवं सरकार को खतरे में डाल देती है। अगला जो है वो है पत्नियों का साम्यवाद। प्लेटो का परिवार अथवा पत्नियों का साम्यवाद। तो प्लेटो क्या कहता है, प्लेटो अभिभावक वर्ग, यहाँ पे अभिभावक वर्ग का मतलब है शासक वर्ग, इनके लिए निजी संपत्ति कोई निषिद्ध नहीं करता, अपितु उनके निजी कुटुंबों को भी समाप्त कर कुटुंब अथवा पत्नियों के साम्यवाद की व्यवस्था की योजना को रिपब्लिक में प्रस्तुत करता है। वो क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ धन और संपत्ति का ही परित्याग उनसे नहीं करवाता, बल्कि उनकी जो परिवार है, पत्नियां हैं, उनका भी क्या करता है, वो त्याग करवाता है। इस योजना के अनुसार दार्शनिक शासकों तथा सैनिकों के निजी परिवार नहीं होंगे, उनका निजी परिवार नहीं होगा, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा बच्चा है, ऐसा नहीं होगा। राज्य द्वारा केवल उनके अस्थायी विवाह की व्यवस्था की जाएगी। राज्य क्या करेगा, उनके लिए अस्थायी विवाह करेगा जो उनकी शारीरिक जरूरतों को पूरी कर ले, जिससे उत्पन्न संतान को राज्य द्वारा ले लिया जाएगा और उनसे जो उनके संतान पैदा होगी उनको राज्य ले लेगा और उस संतान को पता ही नहीं रहेगा कि उसके कौन पिता होगा या कौन पति होगा। किंतु शासकों को यह पता नहीं लगने दिया जाएगा कि उनकी संतान कौन है और न ही संतान को यह पता होगा कि उनके माता पिता कौन है। संतान को यह नहीं पता कि उसके माता पिता कौन है और माता पिता को यह नहीं पता होगा कि उनकी संतान कौन है। प्लेटो क्या कहता है, संपत्ति एवं परिवार के साम्यवाद के लिए
सामूहिक व्यवस्था होगी। राज्य के अंदर शासक वर्ग एवं सैनिक वर्गों का एक पूरा वर्ग होगा, 100, 200, 500, 1000 का। उसी प्रकार से महिलाओं का भी एक वर्ग होगा। वो क्या कहता है कि इससे महिलाओं की स्वतंत्रता के अंदर बढ़ावा मिलेगा, महिला स्वतंत्रता को बढ़ावा मिलेगा। आज दिन तक जो महिलाएं घर की चार दीवारी के अंदर रह करके कार्य कर रही, वो चार दीवारी से बाहर निकलेगी। अब महिलाएं भी क्या कर रही हैं, महिलाएं भी शासक वर्ग के अंदर और सैनिकों के साथ में काम कर रही है। कैसे काम कर रही है? जैसे एक महिलाओं का पूरा वर्ग होगा, वो भी क्या होगा, शासक वर्ग के अंदर ही होगा। वो महिलाएं भी उनके निजी परिवार वगैरह नहीं रहेंगे, एक पूरा पुरुषों का समूह, एक महिलाओं का समूह। अब वो सारे पुरुष जो है उन महिलाओं के पति हैं और सारी महिलाएं उन पुरुषों के पति हैं। ये राज्य के द्वारा उन लोगों के शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक अस्थायी व्यवस्था होगी, ठीक है ना, जिसके अंदर एक पुरुषों का समूह, एक महिलाओं का समूह किसी के भी साथ में रह सकते हैं, फिजिकली भी जो रह सकते हैं। उसके बाद में उनसे जो संतान उत्पन्न होगी, उस संतान को ये पता नहीं चलेगा कि वो उसके माता कौन है या पिता कौन है। उस संतान को क्या कर लेंगे, राज्य के द्वारा ले लिया जाएगा। उस संतान को ले करके उसकी वापिस जिम्मेदारी कौन उठाएगा, तो उसकी जिम्मेदारी वो सारी की सारी महिलाएं हैं, वो सामूहिक रूप से उनकी होगी। सारी महिलाएं उनकी माता होगी, सारे पुरुष हैं वो उस संतान के क्या हो जाएंगे, पिता हो जाएंगे, जो राजा होंगे। इस प्रकार से तो उन्होंने ये पत्नियों के साम्यवाद के लिए उसका उन्होंने तोड़ बताया कि भाई सामूहिक रूप से इससे क्या होगा, महिलाओं को भी स्वतंत्रता मिलेगी, महिलाएं खुलकर के जी पाएगी और महिलाएं शासन कार्य के अंदर, राज्य कार्य के अंदर अपना योगदान भी दे सकेगी। दूसरी, ये तो था पत्नियों के साम्यवाद के ऊपर उसका तर्क या उससे इस समस्या से बाहर निकलने का एक राह बताई। दूसरी बात आती है संपत्ति का साम्यवाद। तो संपत्ति के साम्यवाद के अंदर भी वो यही कहता है कि जो भी राजा है, शासक वर्ग है एवं सेना का जो वर्ग है, उनके लिए सामूहिक व्यवस्था होगी। जिस प्रकार यानी कि सामूहिक घर बने हुए रहेंगे, उनके लिए सामूहिक खाना बनेगा, यानी कि उनके जो भी मकान, भोजन, कपड़ा, शस्त्र या सौंदर्य प्रसाधन की सामग्री वगैरह जो भी वस्तुएं होगी, उन वस्तुओं के ऊपर वो उनकी प्राइवेट वस्तुएं नहीं होगी, वो उनकी स्वयं की नहीं होगी, वो उनकी निजी वस्तुएं नहीं होगी, बल्कि उन सारी वस्तुओं के ऊपर जो अधिकार रहेगा वो राज्य का रहेगा। अधिकार किसका रहेगा? राज्य की रहेगा। और राज्य की उन वस्तुओं का वो क्या करेंगे? उपभोग करेंगे। क्या करेंगे? उपभोग करेंगे। ये किसी एक ही वस्तु को लगातार वो उपभोग में लेंगे ऐसा जरूरी नहीं है। किसी भी वस्तु को कोई भी व्यक्ति क्या कर सकता है? उपयोग में ले सकेगा। इस प्रकार से सामूहिक संपत्ति भी सामूहिक होगी, पत्नियां भी सामूहिक होगी और जो कुटुंब परिवार है वो भी सामूहिक होंगे। प्लेटो कहता है इस व्यवस्था से सब लोगों के अंदर जो है मेल जोल की भावना रहेगी। मेल जोल की क्या रहेगी? भावना रहेगी। मगर ये जो बातें बताई है उसने बहुत सारे विद्वानों ने इनकी क्या की है? कटु आलोचना की है कि ये जो चीजें हैं इनकी आलोचना क्या होगी? एक तो ये लीगल नहीं है, ये तो क्या है? अप्राकृतिक हो जाएंगे। नेचुरल रूप से ऐसा नहीं हो सकता कि सारी महिलाएं, सारे पुरुष। और दूसरा इसकी ये अव्यावहारिक है, व्यावहारिक रूप से भी गलत है, ठीक है, अस्वाभाविक है, स्वाभाविक है, व्यक्ति के स्वभाव के अनुसार भी ऐसा नहीं हो सकता। और दूसरा, व्यक्ति के जीवन में संपत्ति, प्यार, प्रेम, इसका एक मोह होता है। इनके बिना व्यक्ति के अंदर विरक्ति की भावना आ जाती है, इसलिए भी ये संभव नहीं है। और बल्कि ऐसी व्यवस्था आज दिन तक किसी भी राज्य के अंदर देखने को नहीं मिलती है, तो यहाँ पे भी ये संभव नहीं है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कल और किसी एक नए टॉपिक के साथ में हाजिर होंगे। धन्यवाद।